तो आदर अभिनंदन आभार नमस्कार जोहार आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक रीडर शंकर बेदिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी मासिक पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2025 के अंक का। इसमें हम लोग आज यह वीडियो जो है 4 पार्ट में होने वाला है, जो कि आज इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक परिदृश्य, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेलकूद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अंक में क्या क्या होगा तो देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पृष्ठ क्या इसमें नया है। तो 3 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 4 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। नए चुनावों के पश्चात महाराष्ट्र में महायुति और झारखंड में महागठबंधन सरकार बरकरार है। संविधान अंकीकरण के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम जारी है। अमेरिका में 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है। अमेरिकी कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसरो के संचार उपग्रह GSAT-N2 का प्रक्षेपण किया गया। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में हुआ। क्या वहाँ है? 55वां है। पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर LAC पर अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति बहाल हुई है। लंबी दूरी की क्रूज एवं सुपरसोनिक मिसाइलों के DRDO द्वारा परीक्षण हुआ है। इसरो का लद्दाख में पहला एनालॉग मिशन लॉन्च हुआ है। C-295 विमानों के देश में ही निर्माण हेतु बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम के संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। आगे है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29, जो कि बाकू में संपन्न हुआ है। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के शासन प्रमुखों का शिखर सम्मेलन CHGM 2024 आयोजित हुआ, जबकि G20 का 19वां शिखर सम्मेलन री जेनेरियो में संपन्न हुआ। और महिला हॉकी की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 भारत तीसरी बार विजेता बना। टेनिस खिलाड़ियों की वर्षांत ATP और WTA रैंकिंग 2024 अब इस अंक में देख पाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति के अनुसार दोनों ओर से पेट्रोलिंग शुरू। दीपावली पर सैन्य प्रतिनिधियों में मिठाई का भी आदान प्रदान किया। सार्वजनिक भलाई के लिए प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है कि सार्वजनिक भलाई के लिए प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। एक समझिए कि एक आम आदमी के लिए एक अच्छा फैसला है। दूसरा है संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष भर के स्मारक समारोह का शुभारंभ हुआ है। संसद के केंद्रीय कक्ष में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम हुआ है, जबकि लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण हुआ। DRDO द्वारा लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हुआ। फिर DRDO द्वारा पिनाका शस्त्र प्रणाली का परीक्षण हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित होगा? तो उत्तराखंड में आयोजित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हो रहा है इस बार? उत्तराखंड में। कब से? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। फिर आपका QS एशिया रैंकिंग 2025 में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं और छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कहाँ का टाइगर रिजर्व है? छत्तीसगढ़। नाम क्या है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? 56वां। महाराष्ट्र व झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधनों का ही चुनावोपरांत भी सत्ता पर कब्जा बरकरार रहा और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में बरकरार। और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी भी आयुर्वेद में BAMS पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसरो के संचार उपग्रह कौन सा? GSAT-N2 का सफल परीक्षण हुआ। GSAT-N2 का सफल परीक्षण किसके द्वारा हुआ? तो एलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा GSAT-N2 का सफल परीक्षण हुआ। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो गोवा में। क्या है? तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। चलिए इसको विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति, अप्रैल 2020 से पहले जो स्थिति थी के अनुसार दोनों ओर से पेट्रोलिंग शुरू हुआ और दीपावली पर सैन्य प्रतिनिधियों में मिठाई का भी आदान प्रदान किया। अब पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लद्दाख में भारत चीन के सैन्य प्रतिनिधि द्वारा दीपावली पर मिठाई का आदान प्रदान देखा जा सकता है यहाँ पर। तो LAC पर भारत व चीन के बीच सैन्य जो तनाव को लेकर दोनों पक्षों में राजनयिक व सैन्य स्तर की वार्ताओं और उच्च स्तर पर सहमति के पश्चात टकराव की स्थिति टल गई। अब तथा अंतिम विवादित बिंदुओं डेमचौक
व देपसांग से सेनाएं पीछे हटाने का काम 30 अक्टूबर 2024 से पूर्व ही शुरू किया जा चुका था। दीपावली पर दोनों देशों के सैन्य प्रतिनिधियों ने मिठाई का आदान प्रदान भी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में किया। एलएसी के सभी 5 सीमा कार्मिक बैठक यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग बीपीएम बिंदुओं पर दोनों देशों के अधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दिवाली की बधाई दी। ये जगह हैं अरुणाचल प्रदेश में बुमला और वाचा की बुथु, यानी लद्दाख में क्या है चुशुल मोल्दो और दौलत बेग ओल्डी, और सिक्किम में नाथुला। याद रखेंगे कहाँ कहाँ है, सिक्किम में नाथुला है, लद्दाख में चुशुल मोल्दो है और दौलत बेग ओल्डी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में बुमला और किबुथु आपका जगह है। इसके अलावा कोंकण ला और केके दर्रा में भी मिठाई बांटी गई। कहाँ पर? कोंकण ला और केके दर्रा में भी मिठाई बांटी गई। भारत और चीन के सैनिक अतीत में पूर्वी लद्दाख सहित एलएसी पर कई सीमा चौकियों पर त्योहारों और अन्य अहम अवसरों पर मिठाइयों और शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते रहे। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अप्रैल 2020 से पहले की तरह सेनाओं की स्थिति बहाल होने से सीमा पर पहले की तरह पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। स्थिति बहाल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच समझौते की घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिश्री, विदेश सचिव अभी कौन है? विक्रम मिश्री ने 21 अक्टूबर 2024 को की थी। टकराव समाप्त करने के लिए हुई सहमति के तहत भारत व चीन अपनी पेट्रोलिंग टीमों के अधिकतम 15-15 सैनिक ही रखेंगे। कितने सैनिक रखेंगे? 15-15 सैनिक रखेंगे। घोषणा कब हुआ? 21 अक्टूबर 2024 को। किसके द्वारा हुआ? तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री के द्वारा। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने के लिए दोनों पक्षों में समझौतों के बाद ही भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व चीनी राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग के बीच रूस में कजान में द्विपक्षीय वार्ता कब हुआ था? 23 अक्टूबर 2024 को हुई थी। कजान वार्ता में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सीमा पर 4 वर्षों में उत्पन्न मुद्दों पर सहमति का स्वागत करते हुए दोहराया था कि सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं है बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर डेम चौक और देपसांग में सेनाओं के पीछे हटने का अर्थ यह नहीं है कि भारत चीन सीमा विवाद हल हो गया है। ये भी बोल रहा है। और अगला है कि फिलहाल अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति बहाल हुई है तथा सीमा विवाद उस स्थिति में पहुंच गया है जिसमें यह अप्रैल 2020 से पहले था। सीमा विवाद के समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधियों यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तथा विदेश सचिव उप मंत्री स्तर की बैठक करने के लिए सहमति भारतीय विदेश मंत्री जो कि अभी हैं एस जयशंकर व चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 18 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन में इतर वार्ता में हुई है। चलिए, सार्वजनिक भलाई के लिए प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। किसका फैसला है? सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि जो सार्वजनिक भलाई के लिए लोग जो निजी संपत्ति का अधिग्रहण सरकार करती है वह नहीं किया जा सकता। बोल रहा है क्या? इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। दूरगामी प्रभाव वाले एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4 दशक पुराने अपने ही फैसले को पलटते हुए निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के मामले में सरकार के अधिकार की सीमा रेखा तय की है। इस संबंध में 1978 के एक फैसले से असहमति जताते हुए तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 7-2 के बहुमत से दिए फैसले में कहा है कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं बन सकती और सार्वजनिक भलाई के लिए राज्य उन्हें अपने अधिकार में नहीं ले सकते। पीठ के फैसले के अनुसार कुछ मामलों में ही राज्य निजी संपत्तियों को ले सकता है। 9 न्यायाधीशों के संविधान पीठ के 7 न्यायाधीशों ने इस आशय का फैसला जहां दिया है, वहीं जस्टिस BV नागरत्ना ने बहुमत के इस फैसले से आंशिक सहमति जताई है, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इससे पूर्ण असहमति का फैसला दिया है। इस प्रकार 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-2 के बहुमत से दिए गए 5 नवंबर 2024 कब आया था निर्णय? 5 नवंबर 2024 किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा के अपने निर्णय में कहा कि किसी स्वामित्व वाले प्रत्येक संसाधन को केवल इसलिए समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता क्योंकि वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कर्नाटक राज्य सरकार बनाम रंगनाथ रेड्डी मामले 1977 में जस्टिस कृष्ण अय्यर द्वारा दिए गए अल्पमत फैसले में कहा गया था कि जनहित में बंटवारा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत राज्य को निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार है। किसके तहत? संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत। इस संदर्भ में 9 न्यायाधीशों के पीठ के 5 नवंबर 2024 के फैसले में कहा गया कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक निजी संपत्ति संसाधन को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत भौतिक संसाधन नहीं कहा जा सकता।
भौतिक संसाधन नहीं कहा जा सकता। 9 न्यायाधीशों की इस पीठ में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अतिरिक्त जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस JB पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्र, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस राकेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस सुधांशु धुलिया तथा जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल थे। इनमें जस्टिस नागरत्ना का फैसला जहां आंशिक सहमति वाला था, वहीं जस्टिस धुलिया का असहमति वाला था। अब है संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष भर के स्मारक समारोह का शुभारंभ किया गया। संसद के केंद्रीय कक्ष में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित हुआ। चलिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष 26 नवंबर 2024 को पूर्ण हुए हैं। इस उपलक्ष्य में वर्ष भर के स्मारक समारोह की शुरुआत 26 नवंबर 2024 से की गई है, जिसका शुभारंभ संसद में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम से हुआ। संसद के केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संबोधित किया। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई तथा संविधान की महिमा को समर्पित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्के व डाक टिकट तथा भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक व भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा शीर्षक वाली 2 पुस्तकों का विमोचन राष्ट्रपति व मंच पर उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा इस अवसर पर किया गया। 2 पुस्तक कौन कौन है? पहला है भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक, वह भारतीय संविधान का निर्माण और इसका गौरवशाली यात्रा। ये 2 किताब है जो कि इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको विमोचन किया गया। ठीक है। साथ ही संस्कृत व मैथिली में संविधान की प्रतियां भी इस अवसर पर जारी की गई। देखिए, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया फोटो में, संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम के मंच पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता आदि उपस्थित हैं। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हम भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और स्वयं को समर्पित किया था। इसे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ और हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की सुदृढ़ आधारशिला बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से ही भारत ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को हासिल किया है। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि संविधान की भावना के अनुरूप ही कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर व न्यायपालिका जुडिशरी को आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने का दायित्व मिला है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति जी ने भारत के संविधान को हमारे महानतम नेताओं के लगभग 3 वर्षों के विमर्श का परिणाम होने के साथ साथ हमारे लंबे स्वतंत्रता संग्राम का फल भी बताया, जिसमें हमारे अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को समाहित किया है। उन आदर्शों का संविधान की प्रस्तावना में संक्षिप्त उल्लेख है। ये आदर्श हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। राष्ट्रपति जी ने कहा कि इन आदर्शों ने ही सदियों से भारत को परिभाषित किया है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित इन आदर्शों को एक दूसरे के पूरक बताते हुए उन्होंने कहा कि साथ मिलकर वे एक ऐसा समाज निर्मित करते हैं जिसमें प्रत्येक नागरिक को फलने फूलने, समाज में योगदान देने तथा अन्य नागरिकों की सहायता करने का अवसर मिलता है। अपने इस संबोधन में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व संविधान के मुख्य रचनाकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर व अन्य सहयोगियों के योगदान का उल्लेख भी राष्ट्रपति जी ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को स्वर मिला था। संविधान के माध्यम से हासिल किए गए GST, नारी वंदन अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे अनेक बड़े लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्रपति जी ने बताया। अपने इस संबोधन के अंत में राष्ट्रपति जी ने कहा कि 2015 से प्रतिवर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को आयोजन युवाओं में हमारे राष्ट्र के संस्थापक दस्तावेज संविधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक रहा है। तो संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2015 से 26 नवंबर को। सभी नागरिक से अपने आचरण में संवैधानिक आदर्शों को शामिल करने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आग्रह उन्होंने किया। संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई तथा राष्ट्रपति जी ने संबोधन के पश्चात सभी सांसदों को संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों का पाठ भी पढ़ाया। विश्व भर में फैले सभी भारतीयों ने राष्ट्रपति के साथ मिलकर प्रस्तावना का यह पाठ पढ़ा। 75 वर्ष का यह स्मारक समारोह
वर्ष भर चलेगा और इसकी गतिविधियां 4 स्तंभों पर केंद्रित होगी। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जाने, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द संविधान का महिमा का उत्सव यानी सेलिब्रेटिंग द ग्लोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ष भर जन भागीदारी बनाए रखने के लिए कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल कब होती है? 14 अप्रैल से विशेष पखवाड़ा भी 2025 में आयोजित किया जाएगा। चलिए, तो ये संपूर्ण था आपका संविधान से रिलेटेड। अगला जो शीर्षक है, लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण। क्या है? भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि 12 नवंबर 2024 को उस समय प्राप्त की जब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से उड़ीसा के तट पर एकीकृत टेस्ट रेंज यानी आईटीआर चांदीपुर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLSCM का पहला उड़ान परीक्षण किया। याद रखेंगे कहाँ से किया? उड़ीसा से। स्थान का नाम चांदीपुर, टेस्ट रेंज ITR, ठीक है। किसने किया? डीआरडीओ के द्वारा। कब किया? 12 नवंबर 2024 को। यह परीक्षण पूर्णतः सफल बताया गया। परीक्षण के दौरान सभी उप प्रणालियों ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया और उद्देश्यों को पूरा किया। उड़ान पथ की पूरी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी ITR क्या है? एकीकृत टेस्ट रेंज, ठीक है, द्वारा विभिन्न स्थानों पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्रिक जैसे कई रेंज सेंसर तैनात करके की गई। भूमि पर लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर का उपयोग कर इसे जमीन से अथवा फ्रंट लाइन जहाजों से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। इसके आगे है, स्वदेश निर्मित यह मिसाइल वस्तुतः निर्भय लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसका परीक्षण 2013 में किया गया था। मारक क्षमता कितना है? 1000 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। फिर LRLSCM को डीआरडीओ द्वारा अपनी अन्य प्रयोगशाला के साथ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की ही फर्म भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद व भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु इसके विकास एवं उत्पादन में साझेदार रहे। इस क्रूज मिसाइल के पहले सफल उड़ान परीक्षण पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सशस्त्र बलों व उद्योग जगत को बधाई देते हुए कहा कि यह भविष्य के स्वदेशी क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करता है। डीआरडीओ द्वारा लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण हुआ। इधर ये अलग है, डीआरडीओ द्वारा लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हुआ। देखते हैं क्या है इसका विस्तृत अध्ययन में। लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के एक सप्ताह के भीतर भारत ने क्रूज मिसाइल हुआ उसका एक सप्ताह के भीतर क्या किया? भारत ने एक और बड़ी सैन्य उपलब्धि कब किया? तो 16 नवंबर 2024 को उस समय हासिल की जब लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किया। यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्रालय के विज्ञप्ति के अनुसार इस हाइपरसोनिक मिसाइल को सशस्त्र बलों के 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विभिन्न विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक, कहाँ तक जा सकता है? 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति वाली, देखिए कितना ज़्यादा तेज है, ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति वाली इस मिसाइल में क्रूज व बैलिस्टिक दोनों तरह के फीचर्स हैं और जमीन, पानी व हवा तीनों जगहों से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम इस मिसाइल को लॉन्च करने के पश्चात चिन्हित लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ान के कारण रडार एवं वायु रक्षा प्रणाली इसे ट्रैक नहीं कर सकती। इस मिसाइल को हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की प्रयोगशालाओं व डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं व उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित किया गया है। इस परीक्षण को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे भारत के ऐसे चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण एवं उन्नत सैन्य तकनीकें हैं। उन्होंने इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों व उद्योग जगत को बधाई दी। फिर डीआरडीओ द्वारा पिनाका शस्त्र प्रणाली का परीक्षण। अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित गाइडेड पिनाका शस्त्र, ये भी डीआरडीओ द्वारा पिनाका शस्त्र प्रणाली गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम के सफल परीक्षण कब हुआ? 14 नवंबर 2024 को पूरे
किए हैं। इसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर द्वारा 44 सेकंड में 12 रॉकेट विभिन्न लक्ष्यों पर एक साथ दागे जा सकते हैं। अपग्रेड किए गए पिनाका शस्त्र प्रणाली के यह परीक्षण 3 चरणों में विभिन्न फील्ड फायरिंग रेंज से 14 नवंबर को किए गए। रॉकेट्स की कार्यकुशलता की विस्तृत जांच उन परीक्षणों के तहत की गई तथा कई लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने की क्षमता का मूल्यांकन किया गया। अपग्रेडेड पिनाका 75 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। पिनाका शस्त्र प्रणाली के ताजा परीक्षणों की सफलता पर डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत ने परीक्षणों से संबंध टीम को बधाई देते हुए कहा कि रॉकेट प्रणाली ने उन सभी आवश्यक उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जो भारतीय सेना में शामिल होने से पहले आवश्यक थे। प्रणाली के सफल परीक्षणों के लिए डीआरडीओ व भारतीय सेना की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस गाइडेड पिनाका शस्त्र प्रणाली के शामिल होने से सशस्त्र बलों के तोपखाने यानी आर्टिलरी की मारक क्षमता में और अधिक वृद्धि होगी। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपनी सहयोगी प्रयोगशालाओं में विकसित किया है तथा सोलर इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड ट्यूब्रो एलएनटी व टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसके लॉन्चर व बैटरी कमांड पोस्ट ने इसका निर्माण किया है। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड व इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड इसके लिए गोला बारूद उत्पादन की सहायक इकाइयां हैं। स्वदेश निर्मित पिनाका एमबीआरएल के निर्यात पर भी अध्ययन इस समय केंद्रित कर रही है। आर्मेनिया इसे खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुका है। आर्मेनिया इसे खरीदने के लिए ऑर्डर दे चुका है, जबकि फ्रांस इसे खरीदने के लिए विचार कर रहा है। इसके मूल्यांकन के लिए फ्रांस के 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी नवंबर 2024 में ही भारत आ गए थे। अब आगे पढ़ते हैं। शीर्षक है 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में आयोजित होगा। चलिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा। इन खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के दौरान किया जाएगा। इन खेलों की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय खेल ध्वज नवंबर 2023 में गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन के साथ ही मिल गया था। 37वां कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। ठीक है, इनके लिए तिथियों को अंतिम रूप अब दिया गया। उससे पूर्व 36वें राष्ट्रीय खेल सितंबर अक्टूबर 2022 में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। 36वां गुजरात में 22 में हुआ था, 37वां हुआ था गोवा में 23 में हुआ था, और आपका 38वां होगा 28 जनवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा। कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत 38 विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं 7 शहरों में आयोजित की जाएगी। 7 शहरों में आयोजित की जाएगी। इनमें 23 खेलों का आयोजन गढ़वाल क्षेत्र में, देहरादून, हरिद्वार व ऋषिकेश में होगा, जबकि 15 खेल कुमायूं क्षेत्र के हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर, गुलरमोज में आयोजित किए जाएंगे। 10,000 से अधिक खिलाड़ियों के इन खेलों में भाग लेने की संभावना है। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल इन खेलों का शुभंकर है। राज्य पक्षी कौन है? मोनाल इस खेलों का क्या है? शुभंकर है। याद रखेंगे, उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उस खेलों का शुभंकर है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार इन खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय, और एक चीज और उत्तराखंड में याद रखेंगे कि यहाँ पर पहला खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी इसके साथ ही वह करेंगे। चलिए, इस बार पहली बार शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी राष्ट्रीय खेलों के साथ ही होगा। शीतकालीन खेलों में आइस हॉकी, स्कीइंग, रूनो बोर्ड, लूज जैसे स्पर्धाएं होंगी। इन खेलों का आयोजन चमोली जिले के औली में किया जाएगा। चलिए, अगला शीर्षक है क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में सर्वाधिक विश्वविद्यालय कहाँ के हैं? भारत के। लंदन स्थित क्यूएस यानी क्वेकरेली साइमंडस द्वारा एशिया के विश्वविद्यालय क्वेकरेली साइमंडस, क्यूएस का फुल फॉर्म तो जान लेंगे। क्वेकरेली साइमंडस क्यूएस का फुल फॉर्म है, जो कि लंदन स्थित है, द्वारा एशिया के विश्वविद्यालय उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग 2025 में विभिन्न मानकों के आधार पर 6 नवंबर 2024 को जारी की गई। दक्षिणी पूर्वी और मध्य एशिया के कुल 25 देशों के 984 विश्वविद्यालय उच्च शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन इसमें किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 127 अधिक हैं। ठीक है, सूची के वर्ष 2025 के संस्करण में एशिया के जो 984 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, इनमें भारत के सर्वाधिक 162 संस्थानों ने इस रैंकिंग प्राप्त की है, जबकि दूसरे स्थान पर चीन के 135 तथा तीसरे स्थान पर जापान के 115 संस्थान इस सूची में हैं। पिछले वर्ष क्यूएस 2024 एशिया रैंकिंग में भारत के 148 व चीन के 133 संस्थान इस रैंकिंग में स्थान पा सके थे।
तो सबसे अधिक किसका 162, फिर चीन 135 है, फिर जापान 115 है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारत के शीर्ष 10 संस्थान में कौन कौन है? तो आईआईटी दिल्ली, एशिया रैंक है 44, आईआईटी मुंबई, फिर आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एशिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालय कौन है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन में है, हांगकांग यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, फूडन यूनिवर्सिटी शंघाई चीन, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जेजियांग यूनिवर्सिटी, योसाई यूनिवर्सिटी दक्षिण कोरिया, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, ये सभी हैं। एशिया के विश्वविद्यालय की क्यूएस 2025 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पेकिंग यूनिवर्सिटी का है, जबकि दूसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और तीसरे स्थान पर कौन है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। शीर्ष 10 विश्वविद्यालय संस्थानों में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, जबकि शीर्ष 50 में भारत के 2 संस्थान आईआईटी दिल्ली 44वां स्थान व आईआईटी मुंबई 48वां स्थान है, तथा शीर्ष 100 में भारत के 7 संस्थान आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान, आईआईटी कानपुर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल है। विभिन्न संस्थानों विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के लिए स्कोर की गणना 11 विभिन्न मानकों के आधार पर की गई है। उनमें इंटरनेशनल फैकल्टी, पीएचडी उपाधि प्राप्त स्टाफ, फैकल्टी व स्टूडेंट का अनुपात, इन बाउंड एक्सचेंज, शैक्षणिक प्रतिष्ठा, एकेडमिक रेपुटेशन, प्रति पेपर उद्धरण, प्रति संकाय पेपर, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आउटबाउंड एक्सचेंज तथा नियोक्ता प्रतिष्ठा शामिल है। अब छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को औपचारिक रूप से बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व नवंबर 2024 को अधिसूचित किया है। इस आशय की जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 18 नवंबर 2024 की एक अधिसूचना में दी गई। यह छत्तीसगढ़ का चौथा तथा देश का 56वां अधिसूचित टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने इसे अधिसूचित करने के लिए अंतिम मंजूरी अक्टूबर 2021 में ही दे दी थी। कुल 2829.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस बाघ अभयारण्य में 2049.2 किलोमीटर कोर टाइगर हैबिटेट शामिल है, जबकि इसका बफर क्षेत्र 780.15 वर्ग किलोमीटर है। इससे यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व व असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश में तीसरा बड़ा बाघ अभयारण्य है। देश के सभी राज्यों में स्थित सभी 56 अधिसूचित बाघ अभयारण्यों की सूची बॉक्स में दर्शाई गई है। देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि असम राज्य में कितने टाइगर रिजर्व उनके घोषित वर्ष कब है? तो है मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग और नामदफा। ये नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, ये 4 जो हैं असम में टाइगर रिजर्व हैं। मानस 1973 से 74 में स्थापित हुआ, नामेरी 99 से 2000 और काजीरंगा 2006 और ओरांग 2016, नामदफा 1982 से 83 जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पाकाई भी अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि कमलांग जो टाइगर रिजर्व है वो भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जिसका उद्घाटन हुआ था 1982 से 83 में, जबकि बिहार में वाल्मीकि है 1989 से 90 के बीच, और छत्तीसगढ़ इंद्रावती है, अचान कमार है, उदंती शिला नदी है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभयारण्य का संयुक्त क्षेत्र है जो कि 2024 से घोषित किया गया। जबकि झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व है जो कि 1973 से 74 जो है में इसे घोषित किया गया। मिजोरम में डंपा है, राजस्थान में रणथंभौर, सिरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य और धौलपुर करौली ये राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं। जबकि कर्नाटक में जो टाइगर रिजर्व हैं वो कौन है? बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंशी, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, ये सभी कर्नाटक के टाइगर रिजर्व हैं। केरल के टाइगर रिजर्व कौन कौन है? पेरियार और परम्बिकुलम। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व कौन है? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी, वीरांगना दुर्गावती। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व कौन है? मेलघाट, पेंच, तडो बंधेरी, सहाद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर, ये सभी कहाँ? महाराष्ट्र के। उत्तर प्रदेश के हैं दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर, ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तराखंड के हैं जिम कॉर्बेट, राजाजी। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, बुक्सा, जबकि तेलंगाना का जो टाइगर रिजर्व है कवल, सिमलीपाल, उड़ीसा का सिमलीपाल, सतकोसिया। तमिलनाडु का जो है कालकट, मुंथुरई और अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लीपुतूर, मेघामलाई, ये सभी क्या है? तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हैं। तो इतना आपको जान लेना था। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र व झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का ही चुनावों उपरांत भी सत्ता पर कब्जा बरकरार है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं क्या है स्थिति। महाराष्ट्र व झारखंड की विधानसभाओं के लिए नवंबर 2024 में संपन्न चुनाव में सत्ता विरोधी लहर नहीं चल सकी। पहले से भी अधिक सख्ती से सत्तारूढ़ दलों को ही विजय मतदाताओं ने दिलाई। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन, जिसमें कौन कौन है? भाजपा है, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट है, और अजित पवार के नेतृत्व वाला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट है। तथा झारखंड में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन ने ही पहले से भी अधिक शक्ति के साथ सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा। महाराष्ट्र की 288, महाराष्ट्र में कितना सीट है विधानसभा में? 288 सदस्य यानी 15वीं विधानसभा के लिए मतदान एक ही चरण में यानी 20 नवंबर 2024 को हुआ था। 66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में किया तथा सभी सीटों के लिए मतगणना 23 सितंबर को संपन्न हुई। इस चुनाव में महायुति गठबंधन ने 234 सीटों पर विजय प्राप्त करके 3/4 से भी अधिक का स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। महायुति गठबंधन की 234 सीटों में भाजपा की 132, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को 57 तथा अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुट को 41 सीटें प्राप्त शामिल हैं। 4 सीटें अन्य सहयोगी दलों की हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में दलगत स्थिति क्या है? कुल सीट कितना है? 288, इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी कितना जीता? 132। टोटल गठबंधन को 234, महायुति गठबंधन को। शिवसेना को कितना है? 57। रांगपा यानी अजित पवार को 41, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट अजित पवार वाला 41 है। अन्य को 4 सीट मिला। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को टोटल कितना सीट मिला है? 50 में शिवसेना को 20, कांग्रेस को 16, रांगपा यानी शरद वाला को 10 और सपा को 2, निर्दलीय के 2 और अन्य दल है को 4। ठीक है। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी की सीटों की संख्या 76 से घटकर 50 ही रह गई है। इसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व शिवसेना गुट की 20, कांग्रेस को 16 तथा शरद पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या 10 ही है। 2 सीटें सपा की व अन्य दलों की है। इन परिणामों के चलते महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में ही महायुति गठबंधन सरकार बनना सुनिश्चित है। राज्य मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री के नाम पर गठन के मामले में विचार विमर्श यह पंक्तियां लिखे जाने तक चल रहा था। विपक्ष की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसी भी दल को विपक्ष के नेता का पद इस बार विधानसभा में प्राप्त नहीं हो सकेगा। झारखंड में हेमंत सरकार ही सत्ता पर बरकरार। झारखंड की 81 सदस्यीय कौन सा विधानसभा है? छठी विधानसभा। झारखंड की 81 सदस्यीय छठी विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में 13 व 20 नवंबर कितने चरणों में? 2 चरणों में 13 व 20 नवंबर 2024 को कराया गया। 68.45% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग इस चुनाव में किया तथा 81 सीटों के लिए मतगणना 23 नवंबर को हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा को अकेले ही 34 सीटें यानी पहले से 4 अधिक इस चुनाव में प्राप्त हुई हैं, जबकि गठबंधन में उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 16, राष्ट्रीय जनता दल ने 4, सीपीआई ने 2 सीटों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार 81 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की सीटों की संख्या 56 रही, जो 2/3 से भी अधिक बहुमत दर्शाती है। इसके विपरीत एनडीए गठबंधन की सीटों की संख्या 24 ही रही। इसमें भाजपा के 21 सीटों के अतिरिक्त 3 सहयोगी दलों जनता दल यू, आजसू व एलजेपी की एक सीट शामिल है। राज्य विधानसभा के इस चुनाव में आदिवासी यानी एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 28 सीटें में से 27 सीटें महागठबंधन को यानी 20 झामुमो को और 7 कांग्रेसियों को मिली है, जबकि भाजपा को केवल 1 सीट यानी चंपाई सोरेन की सीट ही प्राप्त हो सकी है। एससी के लिए आरक्षित 9 सीटों में से 3 सीटें भाजपा के खाते में गई है। अब झारखंड विधानसभा में दलगत स्थिति देख लेते हैं। कुल सीटें कितना है? कुल सीटें 81 है। पार्टी में कौन कौन है? महागठबंधन जो कि झामुमो से है। सीटों की संख्या कितनी है? 56। इसमें झामुमो को अकेले 34, कांग्रेस को 16, राजद को 4, सीपीआईएमएल को 2, इस तरह से हो जाता है 56। एनडीए को कितना है? तो टोटल 24 है, जिसमें भाजपा को 21 है, जनता दल यूनाइटेड को 1, आजसू को 1, एलजेपी को 1, अन्य लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की 1 है। विधानसभा में इस दलगत स्थिति के चलते झामुमो प्लस गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है तथा हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद, इंपॉर्टेंट है, और यह झामुमो गठबंधन की सरकार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लिए थे? 28 नवंबर को ग्रहण किए हैं। 4 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले वह पहले व्यक्ति हैं। उनसे पूर्व अर्जुन मुंडा व शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के पहले के 3 कार्यकाल 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक, 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक, 4 जुलाई 2024 से 29 नवंबर 2024 तक।
चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, था थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है। इसी के अलावा 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी आयुर्वेद में BMS पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। ये उतना आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो शीर्षक है वो एलन मस्क की स्पेस एक्ट कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसरो के संचार उपग्रह जीसैट N2 का सफल परीक्षण। चलिए इसको विस्तृत पढ़ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो व अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के बीच वाणिज्यिक सहयोग की शुरुआत नवंबर 2024 में उस समय हुई जब न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड यानी इसरो की वाणिज्यिक शाखा के कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट N2 जिसे GSAT-20 भी कहा जाता है का प्रक्षेपण किया गया। 4700 किलोग्राम वजन के संचार उपग्रह GSAT-N2 का यह प्रक्षेपण एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनालवेरल स्पेस सेंटर से भारतीय समयानुसार 19 नवंबर 2024 को किया गया। कब किया गया? 19 नवंबर 2024 को। किसके द्वारा? तो स्पेस एक्स के द्वारा। कौन सा रॉकेट के द्वारा? तो फाल्कन 9 के रॉकेट के द्वारा। किस तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट था? तो GSAT-N2 या फिर GSAT-20। चलिए, उड़ान के 34 मिनट पश्चात उपग्रह को अंडाकार भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्षा यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में फाल्कन 9 ने स्थापित कर दिया, जहां से इसका नियंत्रण इसरो के कर्नाटक में हसन स्थित मास्टर कंट्रोल रूम सुविधा यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ने संभाल लिया। वहां से इसकी लिक्विड एपोजी मोटर को फायर करके चरणबद्ध तरीके से इसकी कक्षा को बढ़ाते हुए कुछ दिनों में इसे 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित वृत्ताकार भू स्थानिक कक्षा यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। भू स्थैतिक कक्षा में रहते हुए यह संचार उपग्रह अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर व लक्षद्वीप सहित दूर दराज के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा देगा। इसका जीवन काल 14 वर्ष अनुमानित किया गया है। 32 यूजर बीम्स से युक्त इस उपग्रह की 8 नैरो स्पॉट बीम्स पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तथा 24 वाइट स्पॉट बीम्स शेष भारत के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का यह दूसरा मांग आधारित उपग्रह है। NSIL का पहला मांग आधारित उपग्रह GSAT-24 तथा इसे 23 जून 2022 को एरियन स्पेस द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरू स्थित प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसरो के स्वयं के रॉकेट अधिकतम 4000 किलोग्राम वजन के उपग्रह को ही अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। वही GSAT-N2 का वजन 4700 किलोग्राम होने के कारण विदेशी रॉकेट के जरिए इसका प्रक्षेपण इसरो को करना पड़ा। यह पहला अवसर है जब इसरो ने अपने किसी उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए अमेरिका की निजी स्पेस एक्स कंपनी के साथ अनुबंध किया। इससे पूर्व भारी उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए यूरोप की एरियन स्पेस कंपनी पर इसरो निर्भर था। एरियन स्पेस द्वारा अपने एरियन रॉकेटों की उड़ान फ्रेंच गुयाना के कोरू स्थित प्रक्षेपण केंद्र से की जाती है। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? संपन्न हुआ गोवा में। चलिए, भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। चलिए, भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। 20 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन पणजी स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत व देश विदेश की फिल्म जगत की हस्तियों की उपस्थिति में आकर्षक कार्यक्रम के साथ हुआ। लोकप्रिय फिल्म कलाकार अभिषेक बनर्जी व भूमि पेडनेकर की मेजबानी में संचालित उद्घाटन समारोह में ऑस्ट्रेलिया के फिल्मकार माइकल ग्रेसी द्वारा निर्देशित फिल्म बैटरमैन का प्रीमियर भी हुआ। ईशान खट्टर व मानुषी छिल्लर आदि बॉलीवुड स्टार्स ने अपने नृत्य संगीत से भारतीय सिनेमा व संस्कृति की झलक उद्घाटन समारोह में बिखेरी। यह लगातार 21वां वर्ष था जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ। महोत्सव के उद्घाटन समारोह का एक दृश्य। पिछले 3 वर्षों की तरह इस वर्ष भी महोत्सव में भाग लेने के लिए देश भर से चुने गए क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के पहल के तहत इस वर्ष 75 के बजाय 100 महत्वाकांक्षी युवा फिल्म निर्माताओं को महोत्सव में आमंत्रित किया गया था। 35 वर्ष से कम उम्र के इन युवाओं को निर्देशन, गायन, पटकथा लेखन व संपादन आदि क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कौशल के आधार पर क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया। इस बार भी OTT प्लेटफॉर्म्स को महोत्सव में आमंत्रित किया गया था तथा पिछले वर्ष की तरह इस बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार भी महोत्सव में समापन समारोह में दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक फिलिप नोयस
फिलिप नोयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। किसको दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक कौन है? फिलिप नोयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार समापन समारोह में दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक माइकल ग्रेसी द्वारा निर्देशित फिल्म बैटरमैन इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। 9 दिन चले इस महोत्सव में 75 देशों की लगभग 200 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इनमें 15 वर्ल्ड प्रीमियर, 3 इंटरनेशनल प्रीमियर, 40 रशियन प्रीमियर और 106 इंडियन प्रीमियर शामिल थे। महोत्सव के प्रतियोगिता खंड में 12 विदेशी व 3 भारतीय फिल्मों सहित 15 फीचर फिल्में शामिल थीं। भारतीय पैनोरमा खंड में 25 फीचर व 20 गैर फीचर फिल्में इस बार शामिल की गई थी। प्रतियोगिता खंड के अतिरिक्त वर्ल्ड पैनोरमा, इंडियन पैनोरमा, श्रद्धांजलि व पूर्व व्यापी आदि भूखंड आदि खंड महोत्सव में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय आदि खंड महोत्सव में शामिल था। युवा फिल्म निर्माण प्रतिभाओं को मान्यता देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय निर्देशन का पुरस्कार इस वर्ष से ही महोत्सव में शुरू किया गया। महोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी में भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक आशुतोष गोवारिकर, चेयरपर्सन के अतिरिक्त सिंगापुरी लेखक निर्देशक एंथनी जेन, अमेरिकी मूल की ब्रिटिश निर्देशिका एलिजाबेथ कार्लसन, एशिया के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता फ्रैन बोर्गिया व ऑस्ट्रेलियाई फिल्म अभिनेत्री जेल विलकॉक शामिल थे। महोत्सव के पुरस्कारों का वितरण 28 नवंबर को समारोह में हुआ। इनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर गोल्डन पीकॉक लिथुआनिया की साउले ब्लूवेट द्वारा निर्देशित फिल्म टॉक्सिक के लिए दिया गया। स्वर्ण मयूर के साथ 40 लाख की राशि निर्माताओं के साथ संयुक्त रूप से उन्हें इसके लिए प्रदान की गई। रुमानियन फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर कैम ए निर्देशन के लिए निर्देशक बोगदान मुरिशेनु को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार रजत मयूर के साथ दिया गया। फिल्म होली काउ में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फ्रांसीसी अभिनेता क्लेमेंट फेवरियो को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत मयूर लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक में भूमिका के लिए वेस्टा मोटुलिटे व युवा रूपाई काइटा को संयुक्त रूप से दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार फ्रांसीसी फिल्म निर्माता निर्देशक लुइस कॉरवाइजर को फिल्म होली काउ के लिए दिया गया। फ्रांसीसी फिल्म निर्माता, इसमें विशेष पुरस्कार यानी रजत मयूर किसको दिया गया? तो फ्रांसीसी फिल्म निर्माता है, निर्देशक है लुइस कॉरवाइजर। किस लिए? तो होली काउ के लिए। चलिए आगे। शांति, अहिंसा और सहिष्णुता को निरूपित करने वाली उत्कृष्ट फिल्म के लिए पेरिस स्थित इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म, टेलीविजन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशंस के यूनेस्को के सहयोग से शुरू किया गया ICFT यूनेस्को गांधी मेडल स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवान अकीन द्वारा निर्देशित फिल्म क्रॉसिंग के लिए प्रदान किया गया। किसी निर्देशक की पहले ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यूट फीचर फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर अमेरिका की निर्देशिका सारा फ्रीडलैंड को फिल्म फैमिलियर टच के लिए दिया गया। इस महोत्सव में पिछले वर्ष पहली बार शुरू किया गया सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का पुरस्कार निपुण अविनाश द्वारा निर्देशित मराठी सीरीज लंपन के लिए दिया गया था। आगे है। इस महोत्सव में इस वर्ष पहली बार ही शुरू किया गया भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक यानी बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म्स का पुरस्कार नवजोत बांदी बाडेकर को उनकी मराठी फिल्म घराट गणपति के द्वारा दिया गया। के लिए दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता निर्देशक फिलिप नोयस को उनकी शानदार और व्यापक सिनेमाई यात्रा के लिए सत्यजी रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया निर्देशक फिलिप नोयस यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। ये कौन है? प्रमोद सावंत। ये कौन है? फिलिप नोयस। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 गोवा को। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन थी? बैटरमैन, निर्देशक माइकल ग्रेसी। महोत्सव की समापन फिल्म कौन थी? ड्राई सीजन, बोहदान सलामा द्वारा निर्देशित चेक गणराज्य की फिल्म। फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया। महोत्सव की थीम युवा फिल्म निर्माता, यंग फिल्म मेकर्स, द फ्यूचर इज नाउ। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष आशुतोष गोवारिकर। भारतीय फिल्म निर्माता वो भारतीय
फिल्म पुरस्कार के साथ ही दी जाने वाली ट्रॉफी स्वर्ण रजत मयूर उत्सव महोत्सव के पुरस्कार और क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी स्वर्ण मयूर दिया जाएगा टॉक्सिक, किसको दिया गया है? टॉक्सिक, निर्देशिका है साउले ब्लूवेट लिथुआ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको दिया जाएगा? बोगदान मरेसुनी रोमानिया के हैं, जो कि द न्यू ईयर नेवर कम के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रजत मयूर क्लेमेंट फेवरिव फ्रांस फिल्म होली काव के लिए दिया गया है। इसको दिया गया है रजत मयूर। रजत मयूर इसमें मिलता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में क्या मिलता है? रजत मयूर। इसमें किसको दिया गया है? फेवरियो। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रजत मयूर दिया जाता है, किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को तो वेस्टा माटोलिटे और युवा रुपई काइटे क्या दिया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार फिल्म होली काव के लिए फ्रांसीसी निर्देशक लुइस कोरवाइजर कौन है? होली काव के लिए फ्रांसीसी निर्देशक, इसको ज्यूरी का विशेष पुरस्कार मिला है, लुइस कोरवाइजर। ठीक है। किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ डायरेक्टर फैमिलियर टच निर्देशक फ्रीडलैंड को मिला। फैमिलियर टच निर्देशिका सारा फ्रीडलैंड। ICFT यूनेस्को गांधी पदक क्रॉसिंग निर्देशक लेवान आकेन स्वीडन। किसी भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक डेब्यूट डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म नवजीत बांदी वाडेकर मराठी फिल्म घराट गणपति के लिए दिया गया। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान हेतु सत्यजीत राय पुरस्कार दिया गया, जिसके फिलिप नोएस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी। IFFI विश्व के 14 सबसे बड़े प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता फीचर फिल्म में एक है, जिससे वैश्विक स्तर पर फिल्म महोत्सव को नियंत्रित करने और अंतर्राष्ट्रीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता संघ से मान्यता प्राप्त करने कान और बर्लिन और पेरिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ऐसे अन्य प्रतिष्ठित महोत्सव हैं जिन्हें इस श्रेणी के तहत इस निर्माता संघ की मान्यता प्राप्त है। तो अभी तक हमारे पास क्या है? ये पूरा तरह से राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो गया है।